नमस्कार। आज बात करते हैं आर्मेनिया के बारे में। एक ऐसा देश जिसका इतिहास बहुत लंबा और उलझा हुआ है। ये कहानी है एक ऐसे राष्ट्र की जिसे उसकी अनोखी ज्योग्राफी और कह सकते हैं उसकी जबरदस्त सहन शक्ति ने बनाया है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। आर्मेनिया की कहानी सच कहूं तो किसी दिलचस्प पहेली जैसी ही है। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि इतिहास हमें इस बारे में क्या बताता है। तो कहानी शुरू होती है बहुत पुराने जमाने से। आर्मेनिया का जो पहाड़ी इलाका है ना, वो वहाँ के शुरुआती शहर राज्यों के लिए एक तरह से एक किला था, एक सुरक्षा कवच। पर इन्हीं पहाड़ों ने उन्हें बाकी दुनिया से अलग थलग भी कर दिया था। और हाँ, एक और बात, ये पहाड़ चांदी और तांबे जैसी कीमती धातुओं से भी भरे हुए थे। अब देखिए, दक्षिण में असीरियन जैसे बड़े बड़े साम्राज्य ताकतवर हो रहे थे और वो इन पहाड़ी लोगों पर लगातार हमले कर रहे थे। तो हुआ ये कि इसी बाहरी खतरे ने इन बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। और इसी से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जन्म हुआ उरारतू के शक्तिशाली साम्राज्य का। और हाँ, उरारतू कोई मामूली राज्य नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी ताकत थी। सोचिए उनके पास कितने मजबूत किले थे, धातु के काम में तो वो माहिर थे ही, और उन्होंने एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड राज्य बनाया जिसने अलग अलग कल्चर को एक साथ जोड़ दिया। कई सदियों तक वो नव असीरियन साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने रहे। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उरारतू साम्राज्य तो खत्म हो गया और उसके बाद आर्मीनिया एक नए दौर में पहुंच गया। अब उसकी पहचान बन रही थी एक बफर स्टेट की, मतलब दो बड़े साम्राज्यों के बीच फंसा एक राज्य। और इसकी शुरुआत हुई फारसी और यूनानी असर से। और मजे की बात यह है कि यहीं पर इतिहास में पहली बार आर्मेनिया नाम लिखा हुआ मिलता है। ये बात है अकेमेनिड फारसी साम्राज्य के ज़माने की, जब उनका इस इलाके पर सीधा कंट्रोल था। लेकिन रुकिए, आर्मेनिया हमेशा दूसरों के हाथ का मोहरा नहीं बना रहा। एक दौर ऐसा भी आया टाइग्रेनिस द ग्रेट के लीडरशिप में, जब उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उन्होंने पार्थियन और सेल्यूसिड जैसे बड़े साम्राज्यों को हराया और कुछ समय के लिए तो वो इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। ये तब तक चला जब तक कि उनका सामना ताकतवर रोम से नहीं हो गया। तो इससे अंदाजा लगता है कि आर्मेनिया की हालत कितनी नाजुक थी। समझिए, एक तरफ यानी पश्चिम में था रोमन साम्राज्य और दूसरी तरफ पूर्व में था पार्थियन साम्राज्य, और इन दोनों के बीच में फंसा था आर्मेनिया। ये एक स्ट्रेटेजिक जगह तो थी, पर इसका मतलब ये भी था कि ये इलाका हमेशा एक बैटलफील्ड बना रहता था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है, एक ऐसा मोड़ जो अगले 1700 सालों के लिए आर्मेनियाई पहचान की नींव रखने वाला था। ये एक जबरदस्त कल्चरल टर्निंग पॉइंट था। ये तारीख, इसे ध्यान से देखिए। 301 एडी, ये आर्मेनिया के इतिहास की सबसे जरूरी तारीखों में से एक है। इसी साल 301 एडी में आर्मेनिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने ईसाई धर्म को अपना ऑफिशियल स्टेट रिलीजन बनाया। सोचिए, इस एक फैसले ने उन्हें अपने पारसी और बाद में इस्लामी पड़ोसियों से कल्चरली एकदम अलग कर दिया, और इससे उनकी अपनी एक अलग नेशनल आइडेंटिटी और भी ज्यादा मजबूत हो गई। अच्छा, अब हम पहुंचते हैं मिडीवियल और अर्ली मॉडर्न पीरियड में। ये वो वक्त था जब आर्मेनिया पर हमलों की जैसे बाढ़ सी आ गई और आखिरकार वो एक बार फिर दो नए साम्राज्यों के बीच बट गया। ये दौर बहुत ही उथल-पुथल भरा और विनाशकारी था। पहले सेल्जुक तुर्क आए, फिर मंगोल और उसके बाद अलग-अलग तुर्क जनजातियां। इन लगातार हमलों ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी और आर्मेनिया बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। और इतिहास ने खुद को फिर दोहराया। आर्मेनिया एक बार फिर दो बड़ी ताकतों के बीच पिस रहा था। इस बार पश्चिम में था ऑटोमन साम्राज्य और पूरब में सफविद फारसी। और आर्मेनिया का दिल, उसका मेन इलाका, इन दोनों के बीच लगातार लड़ाई का मैदान बना रहा। ये नंबर देखिए जरा, 14। ये उस दौर के संघर्ष की कहानी बताता है। आप सोच सकते हैं, येरेवान शहर पर 1500 से 1700 के बीच यानी 200 सालों में 14 बार कब्जा बदला। इससे साफ पता चलता है कि आर्मेनिया के दिल में लड़ाई जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। अब हम आते हैं 20वीं सदी में, एक बहुत ही मुश्किल और दुखद दौर। ये वो समय था जब ओटोमन और रूसी साम्राज्यों के टकराव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ओटोमन साम्राज्य के आखिरी सालों में आर्मेनियाई समुदायों को अधिकारियों ने निशाना बनाया।
फिर जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बुद्धिजीवियों और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी जगह से निकाला गया, बेहद मुश्किल और कठोर हालात में। इन दुखद और जटिल घटनाओं में एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 लाख लोगों की मौत हुई। इसके बाद तो राजनीतिक बदलाव इतनी तेजी से हुए कि यकीन करना मुश्किल है। 1917 में रूसी साम्राज्य टूटा तो आर्मेनिया को कुछ समय के लिए आज़ादी मिली, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन नहीं चली। 1920 तक जो नया सोवियत संघ बन रहा था उसने आर्मेनिया को अपने में मिला लिया और ये बन गया अर्मेनियाई सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। चलिए अब इस कहानी को आज के दौर तक लेकर आते हैं, एक ऐसा दौर जहां रीबर्थ यानी पुनर्जन्म का एक नया चैप्टर शुरू होता है। 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो आर्मेनिया के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ा और आधुनिक आर्मेनिया गणराज्य एक आज़ाद देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि आर्मेनिया का वजूद कभी उसकी जमीन या उसके रिसोर्सेज पर टिका ही नहीं रहा। ये हमेशा से टिका रहा है अपने लोगों के जुझारूपन पर और अपनी संस्कृति की गहराई पर। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर ले आती है। इतिहास ने आर्मेनिया को एक चीज़ तो सिखाई है, लचीलापन, रेजिलियंस। तो इस हमेशा से मौजूद चौराहे पर खड़े होकर आर्मेनिया का अगला चैप्टर क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो अब भविष्य ही देगा।